जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDE 141 अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी साहित्य की ये पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपके और भी पेपर कोड्स हैं उनकी वीडियो आपको जो है टाइम टू टाइम मिल सकेगी। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को है जो गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर दिया गया, जिसमें आपको 20 से 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिससे आप लोग जो है अपनी 100% तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको उसको डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। अगर आप वेबसाइट से नहीं डाउनलोड कर पाते, डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया, उस पर आप लोग व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, सर्च कोड पे जाना है, BHDE 141 यहाँ पर आपको टाइप करना है। ठीक है, जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सॉल्व गैस पेपर। तो यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके जो है हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं अपने वापस प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है, महात्मा ज्योतिबा फूले के वैचारिक संघर्ष को स्पष्ट कीजिए। ये आपके PYQ में पूछा गया था और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे। तो महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम भारतीय समाज सुधार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वे एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने अपने जीवन को सामाजिक अन्याय, जातिवाद और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में समाप्त कर दिया। उनके वैचारिक संघर्ष का मुख्य उद्देश्य था समाज में समानता और न्याय स्थापित करना, यानी कि उन्हें जो है महत्वपूर्ण समाज सुधारक माना जाता है। और उनका मानना था कि समाज में जो है समानता और न्याय होना चाहिए, यानी कि सभी के बीच समानता होनी चाहिए। जिन्होंने अपने जीवन में सामाजिक अन्याय, जातिवाद और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में जो है अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं जातिवाद के खिलाफ संघर्ष। सबसे पहला उनका जो वैचारिक संघर्ष था वो क्या था, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष। तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने जातिवाद की व्यवस्था के कट्टर विरोधी के रूप में खुद को स्थापित किया। उस समय भारत में जाति व्यवस्था कठोर थी, जिसमें ब्राह्मण और उच्च जातियों को ज्यादा अधिकार और सम्मान मिलता था, जबकि निचली जातियों खासकर दलितों को अपमान और शोषण सहना पड़ता था। फूले ने इस जाति व्यवस्था की गहरी आलोचना की और इसे समाज के लिए सबसे बड़ी बाधा माना। उन्होंने सभी जातियों को लोग को समान अधिकार देने की मांग की और यह कहा कि कोई भी जाति दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। उनका यह संघर्ष समाज में व्याप्त भेदभाव और अन्याय को खत्म करने की दिशा में था। तो वो जब जिस समय ज्योतिबा राव फूले थे, महात्मा ज्योतिबा फूले थे, उस समय क्या था, समाज में जो है जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी, जिसमें ब्राह्मण वर्ग को जो है बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए थे, जबकि निचली जातियों को कोई भी जो है सम्मान नहीं मिलता था, उनका शोषण होता था। तो वो मानते थे कि जो है समाज में समानता होनी चाहिए, सभी को जो है समान अधिकार देने चाहिए और कोई भी जाति जो है किसी दूसरी जाति से श्रेष्ठ नहीं है। और उनका यह संघर्ष जो है समाज में व्याप्त भेदभाव और अन्याय को खत्म करने की दिशा में था। इसके बाद उनका संघर्ष था स्त्री शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर। तो ज्योतिबा फूले का एक बहुत बड़ा योगदान था महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनका प्रयास। उस समय महिलाओं की शिक्षा को समाज में बहुत कम महत्व दिया जाता था। ज्योतिबा फूले ने एक केवल महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, बल्कि अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को भी शिक्षित किया, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। फूले ने यह माना कि महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है ताकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सके और समाज में बराबरी का स्थान पा सके। इसके साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण को समाज के प्रति जो है प्रकृति के लिए आवश्यक माना। आपकी एक फूली मूवी आई हुई है फूले करके, तो उसमें भी यही दिखाया गया, आप उस मूवी को देखना चाहे तो देख सकते हैं। दलितों के लिए अधिकारों के लिए संघर्ष, यानी कि दलित के अधिकारों के लिए संघर्ष उन्होंने किया। दलितों को समाज में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित किया जाता था। महात्मा फूले ने दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी गहरा संघर्ष किया। वे दलितों की शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। उन्होंने दलित बच्चों के लिए स्कूल खोले, जिससे वे भी समाज के बाकी हिस्सों के समान शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके अलावा उन्होंने दलितों के खिलाफ होने वाले भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई और उनके जो है सामाजिक न्याय की मांग की। इसके बाद उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी संघर्ष किया। ज्योतिबा फूले ने कई सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत, बाल विवाह और विधवा विवाह के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों और कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए काम किया। फूले ने विधवाओं के लिए आश्रम बनाए और उनके पुनर्विवाह को भी हिमायत दी।
उनका मानना था कि समाज में इन बुराइयों का होना विकास और समानता के लिए बड़ा अवरोध है। उन्होंने क्या किया, जैसे समाज में छुआछूत, बाल विवाह और विधवा के खिलाफ जो है संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों को प्रथाओं को खत्म करने के लिए काम किया। फूले ने विधवाओं के लिए आश्रम बनाए और उनके जो है पुनर्विवाह की हिमायत की। उनका मानना था कि समाज में अगर ये बुराइयां रहेंगी तो समाज को जो है विकास अच्छे से नहीं हो सकता है। इसके बाद उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज की स्थापना की 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सामाजिक अन्याय, जातिवाद, धार्मिक आडम्बरों के खिलाफ लड़ाई लड़ना। इस समाज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था और धार्मिक अंधविश्वासों को चुनौती दी और समाज में तर्क, ज्ञान और सत्य को बढ़ावा दिया गया। सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था कि सभी मनुष्यों को समान अधिकार मिले और वे अपने हक के लिए आवाज उठा सकें। तो यहाँ पर क्या होता है, 1873 में क्या करते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि समाज में जो है अन्याय, जातिवाद और धार्मिक आडम्बरों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाए। इस समाज ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था और धार्मिक अंधविश्वासों को चुनौती दी और समाज में तर्क, ज्ञान और सत्य को बढ़ावा दिया। सत्य शोधक समाज का उद्देश्य यही था कि सभी मनुष्यों को समान अधिकार मिले और अपने हक के लिए वो आवाज उठा सकें। इसके बाद यहाँ पर है आधुनिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो ज्योतिबा फूले एक आधुनिक विचारक थे। उन्होंने समाज में फैले धार्मिक अंधविश्वासों, पाखंडों और अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्होंने तर्क, विज्ञान और ज्ञान को समाज सुधार का मूल आधार माना। उनका कहना था कि समाज तभी प्रगति करेगा जब लोग अंधविश्वास से बाहर निकलकर ज्ञान और विज्ञान को अपनाएंगे। फूले की यह सोच समाज को आधुनिक बनाने में मददगार साबित हुई। तो यहाँ पर जो ज्योतिबा फूले थे आधुनिक विचारक भी थे। उन्होंने समाज में फैले धार्मिक अंधविश्वासों, पाखंडों, अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्होंने तर्क, विज्ञान और ज्ञान से जो है समाज का मूल आधार माना था। उनका कहना था कि समाज तभी प्रगति कर सकेगा जब लोग है अंधकार से बाहर निकलेंगे और ज्ञान को अपनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देंगे और अपना आंसर समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर निष्कर्ष देंगे तो महात्मा ज्योतिबा फूले का वैचारिक संघर्ष समाज में सामाजिक न्याय, समानता के लिए क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने जातिवाद, सामाजिक भेदभाव और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। उनकी सोच और कार्यों ने समाज की कमजोर और वंचित वर्गों को शिक्षा दी और शक्ति दी और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सिखाया। आज भी उनकी विचारधारा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, जो हमें समानता, शिक्षा और न्याय के लिए संघर्ष करने की सीख देती है। उनका जीवन संघर्ष हमें यह बताता है कि सही सोच और दृढ़ संकल्प से सामाजिक बदलाव संभव है। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फूले के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक बेहतर, समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में प्रेरित करते हैं। यानी कि इस समय जो विचारधारा, अभी भी जो उनकी विचारधारा था वो भी जो है इस समय वर्तमान में भी हमारे आसपास समाज में मौजूद है, जिससे हम लोग एक बेहतर और समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में प्रेरित हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, धूड़ी तप तीर के आधार पर आदिवासियों की सांस्कृतिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो हरिराम मीणा द्वारा लिखा गया उपन्यास धूड़ी तपे तीर आदिवासी जीवन की जटिलताओं और उनकी समस्याओं को गहराई से उजागर करता है। यह उपन्यास न केवल आदिवासी समाज की वास्तविकताओं को सामने लाता है, बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी जागरूकता फैलाने का प्रयास करता है। इसका उपन्यास में आदिवासियों की सांस्कृतिक समस्याओं का वर्णन प्रमुखता से किया गया है, जो उनके जीवन को प्रभावित करती है। तो सबसे पहली समस्या क्या थी, नशाखोरी। यानी कि आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, नशाखोरी। यानी कि धूड़ी तपे तीर में नशाखोरी को आदिवासी समाज की सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखा गया था। गोविंद गुरु जैसे पात्रों के माध्यम से यह बताया गया कि शराब और अन्य नशों ने आदिवासियों के जीवन को बर्बाद कर दिया। नशाखोरी न केवल उनके सेहत को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि इससे परिवार टूटते हैं और आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है। उपन्यास में नशाखोरी से मुक्त को संपा सभा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में रखा गया है, जो आदिवासियों को नशे से दूर रहकर एक बेहतर जीवन की ओर प्रेरित करता है। इसके बाद उनका आर्थिक शोषण, जैसे बेकारी, लगान वृद्धि और बेदखली। आदिवासियों का आर्थिक शोषण भी उपन्यास की एक बड़ी समस्या है। वे किसानों व मजदूरों के रूप में काम करते हैं, लेकिन उन्हें उचित मजदूरी या सम्मान नहीं मिलता है। बेकारी मतलब कि जबरदस्ती काम, लगान मतलब जमीन का कर लेना, उसमें वृद्धि और उनकी जमीनों से बेदखली आदिवासियों को आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है। इस कारण वे गरीब और भुखमरी जैसी स्थितियों का सामना करते हैं। उनकी जमीनों को छीन कर उन्हें विस्थापित कर दिया जाता है, जिससे उनका जीवन और भी कठिन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर शिक्षा और जागरूकता की कमी। यानी कि उनमें क्या थी, शिक्षा और जागरूकता की कमी है, क्योंकि वहां पर कोई स्कूल नहीं है।
आदिवासियों में शिक्षा का अभाव और जागरूकता की कमी भी उनकी समस्याओं को बढ़ावा देती है। क्योंकि वे अपने अधिकारों से अनजान रहते, इसलिए शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं। बिना शिक्षा के वे अपने विकास की दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते, जिससे उनका जो है सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। इसके बाद सांस्कृतिक विस्थापन और पहचान का संकट। आधुनिकता और विकास के नाम पर आदिवासियों की पारंपरिक संस्कृति और जीवन शैली पर जो है खतरा मंडरा रहा है। उनकी परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा और धर्म धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसके साथ ही वे अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने लगे हैं। शहरीकरण और बाहरी संस्कृतियों का प्रभाव उनकी आत्म पहचान को कमजोर कर रहा है। इससे वे अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। उनकी संस्कृति एक संकट में है। यानी क्या होता है, आधुनिकता के नाम पर क्या हम लोग कर रहे हैं, उनकी जो भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं, उनको खत्म कर रहे हैं और साथ ही जो है उनकी जो है सांस्कृतिक पहचान को भी खत्म कर रहे हैं। इसके बाद है सामाजिक भेदभाव। आदिवासियों को समाज में भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ता है। वे अक्सर निचली जाति या कमजोर वर्ग के रूप में देखे जाते हैं, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा आती है और उनका सामाजिक स्तर बहुत नीचे समझा जाता है। इसके बाद विस्थापन, अपनी जमीन से बेघर होना। विकास परियोजना जैसे बांध, खनन, औद्योगिक के कारण आदिवासियों को उनकी जमीनों से विस्थापित कर दिया जाता है, जिससे उनकी जमीनें छीन ली जाती हैं और उन्हें किसी जगह बसाया जाता है जहां वे गरीबी और अभाव की जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं। इससे उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और वे अपने पुराने सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से दूर हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग उपसंहार लिखेंगे, मतलब कि आंसर का फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे। तो धूड़ी तपे तीर उपन्यास आदिवासियों की इन समस्याओं को उजागर करके एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि हमें आदिवासियों की सहायता करनी चाहिए। उनकी समस्याओं को समझना, उनकी संस्कृति को पहचानना और बचाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें नशाखोरी, आर्थिक शोषण या सामाजिक भेदभाव से मुक्त करना जरूरी है। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक हरिराम मीणा ने आदिवासियों की असल जिंदगी के संघर्ष को सामने रखा है और समाज को यह सोचने पर मजबूर किया है कि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के बिना देश का विकास अधूरा है। आदिवासियों की संस्कृति, समस्याओं को समझकर हम एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, बेजगह कविता की अंतर्वस्तु एवं मूल संवेदना का जो है विवेचन कीजिए। तो अनामिका जी की जो कविता है बेजगह स्त्री विमर्श और सामाजिक विषमताओं को उजागर करती है। इस कविता में महिलाओं की जीवन यात्रा में आने वाली कठिनाइयों, उनकी असमान स्थिति, पहचान की खोज को बहुत संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया गया है। इसका मूल भाव यह है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को उनका सही स्थान नहीं मिलता है, जिससे वे हमेशा बेजगह यानी कि बिना जगह के अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती रहती हैं। अब यहाँ पर अंतर वस्तु देखेंगे। सबसे पहले तो कविता की सबसे प्रमुख विषय वस्तु है स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श का अर्थ है महिलाओं की समस्याओं, उनकी सामाजिक स्थिति और जीवन को चुनौतियों पर विचार करना। बेजगह में अनामिका जी ने महिलाओं की उन जद्दोजहद को उकेरा है जो वे समाज में अपनी जगह बनाने के लिए करती है। यह कविता बताती है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। इस असमानता को सामाजिक विषमता कहा जाता है। जो कविता की एक दूसरी विषय वस्तु है। यहाँ दिखाया गया है कि कैसे समाज में पुरुष प्रधान सोच महिलाओं को पीछे धकेल देती है और उनके अवसरों को सीमित कर देती है। कविता में महिलाओं के सामने पहचान का संकट भी दिखाया गया है। वे अपनी असली पहचान खोजने की कोशिश करती है, लेकिन सामाजिक दायरे उन्हें बार बार नीचे गिराते हैं। इस कारण वे बेजगह महसूस करती है, यानी बिना ठोस स्थान या पहचान के कहीं से जुड़ी हुई नहीं होने का दुख होता है उनको। इसके बाद है पुरुष प्रधान समाज की संरचना भी कविता सवाल उठाती है। यह समाज अपनी परंपराओं और रूढ़ितावादी के जाल में फंसा है, जहां महिलाओं की भूमिका सीमित कर दी जाती है और इस पारंपरिक सोच से ही महिलाओं के जीवन में अनेक बंदिशें आती हैं और उनकी स्वतंत्रता और विकास को रोकती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसकी मूल संवेदना देखेंगे। तो कविता की मूल संवेदना महिलाओं की पीड़ा और संघर्ष है। यह पीड़ा केवल बाहरी नहीं है बल्कि आंतरिक भी है। महिलाओं को अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए लगातार लड़ना पड़ता है, जो इतना आसान नहीं होता है। उनकी इस निरंतर जद्दोजहद की को कविता ने बाखूबी प्रस्तुत किया है। यानी कि जो कविता है उसमें जो वो जद्दोजहद करती हैं लगातार जो है साबित करने, अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए इस कविता में बाखूबी दिखाया गया है। इसके साथ ही कविता में अकेलापन और अलगाव की भावना भी साफ झलकती है। जब समाज महिलाओं को स्वीकार नहीं करता है तो वे अपने आप को तन्हा और अलग थलग महसूस करती है। यह अकेलापन उनकी पहचान की तलाश को और भी जटिल बना देता है। बेजगह यानी कविता महिलाओं के अधिकारों की मांग भी करती है। यह
यह एक आग्रह है कि महिलाओं को समाज में समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए ताकि वे गरिमा के साथ साथ अपना जीवन जी सकें। इसके बाद कविता में महिलाओं को आत्म खोज की ओर भी प्रेरित किया गया है, जिससे वे खुद को सशक्त बना सकें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें। अंततः कविता सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर देती है। जब तक समाज की सोच में बदलाव नहीं आएगा, तब तक महिलाएं समानता और सम्मान की स्थिति नहीं पा सकेंगी। इस परिवर्तन के बिना महिलाएं हमेशा बेजगह महसूस करती हैं, यानी उनकी जगह जो है सम्मान और पहचान हमेशा अधूरी रहेगी। अब यहाँ पर फाइनल निष्कर्ष देंगे और अपना आंसर समाप्त करेंगे। तो बेजगह कविता जो है अनामिका की स्त्री विमर्श सामाजिक विषमताओं पर तीखा और मार्मिक प्रहार करती है। यह कविता महिलाओं की पीड़ा, संघर्ष और उनकी पहचान की खोज को उजागर करती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक सामाजिक संरचना में महिलाओं को कितनी असमानताओं का सामना करना पड़ता है और वे अपनी जगह तलाशती हैं। इस कविता में सबसे बड़ा खासियत यह है कि यह केवल महिलाओं की समस्या को बयान नहीं करती, बल्कि उनके अधिकारों की मांग, आत्म खोज और सामाजिक बदलाव की भी आवश्यकता को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। यह कविता हमें यह समझने में मदद करती है कि समाज में बदलाव लाना कितना जरूरी है, ताकि हर महिला को उसके सही स्थान, सम्मान और अवसर मिल सके और वे अपने जीवन को स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जी सके। तो यहाँ पर टोटल जो हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।